लिलिथ एस्ट्रानोवा डैमन को उसके प्रशिक्षण स्थल पर छोड़कर चलते हुए विचारों में उलझी हुई थी। शुरू में उसे उस पर शक नहीं हुआ था, उसका असली मकसद उसे बिना उचित अनुमति के अकादमी के उपकरण इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाना था। फिर भी जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी प्रतिक्रिया ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सतर्क था, सोच समझकर, बहुत ज्यादा सोच समझकर। वह मंद मंद मुस्कुराए, उसका मन उनकी मुलाकात को याद कर रहा था। डैमन ग्रे, अकादमी का सबसे कमजोर छात्र, वह लड़का जिसे सेरास ब्लेड से सुनहरा टिकट मिला था, वह धीरे से बोली। उसका नाम संकाय और छात्र समुदाय में फैल गया था। शुरुआत में प्रोफेसरों ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थीं, यह मानते हुए कि टिकट उसकी छिपी हुई क्षमता का प्रतीक है। लेकिन तिमाही सेमेस्टर के मूल्यांकन तक वे उम्मीदें कम हो गईं। डैमन का मन पूर्ण दयनीय था, उसका युद्ध कौशल प्रभावशाली नहीं था और उसकी कुल क्षमताएं निराशाजनक थीं। इसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं था, लिलिथ ने सोचा, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। आज तक वह उससे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। इतना कमजोर व्यक्ति तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, लागबोनेयर जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने सोचा। उसके कदम धीमे हो गए, जब तक कि उसके पास कोई विशेष योग्यता न हो। अचानक उसके दिमाग में यह विचार आया, एक ऐसी क्षमता जो किसी को राक्षस में बदल सकती है, एक अनोखी बात पर नामुमकिन नहीं। नहीं, उसने सिर हिलाकर उस विचार को फिलहाल के लिए टाल दिया। ये फिट नहीं बैठता। लेकिन उसे शक है। बातचीत की शुरुआत में डैमन अपराध बोध से भरा हुआ था। उसे लगभग लग रहा था कि उसने अपने अपराधी को घेर लिया है। लेकिन बातचीत के बीच में ही कुछ बदल गया। उसका व्यवहार बदल गया, उसकी आंखें ठंडी और सोची समझी हो गईं। क्या जो अपराधबोध मुझे पहली बार दिखा वह बनावटी था, किसी तरह का नाटक, या क्या मैं उसके बारे में पूरी तरह से गलत थी? यह असंगति उसे अंदर तक कचोट रही थी। अगर वह लगातार अपराधबोध जताता रहता तो शायद वह और जोर देकर उसकी पोल खोल देती। लेकिन उसके अचानक संयम ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया था और वह अनिश्चित हो गई थी। लिलिथ ने तेजी से सांस छोड़ी, उसके स्वर में झुंझलाहट झलक रही थी। कितना निराशाजनक है। मैं सिर्फ एक लीड पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। उसने अपने हाथ में लिए पेजर पर नज़र डाली और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे उसका पेजर नंबर ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब वो कागजात जमा करने आएगा तब मैं ले लूँगा, बशर्ते वो आए। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा। डैमन ग्रे, मुझे यकीन है कि आप में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। लागबोनेयर की मौत वाली जगह की ओर बढ़ते हुए उसके कदम तेज हो गए। अकादमी के जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला था कि यह एक राक्षसी हमला था, एक सुविधाजनक व्याख्या जिसने उलझे हुए सिरों को अच्छी तरह से बांध दिया। लिलिथ धीरे से हंसी, उसकी आवाज में उपहास का भाव था। उनका निष्कर्ष बहुत आसान है, बहुत सटीक है, लेकिन अच्छा खेला रहस्यमय आदमी। फिलहाल ये राउंड तुम जीत गए हो। ... प्रशिक्षण मैदान में वापस आकर डैमन लिलिथ को जाते हुए देख रहा था। उसकी ठंडी निगाहें उसके पीछे हटते हुए रूप पर टिकी थीं। जैसे ही उसके कदमों की आहट धीमी हुई, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नज़रें उसके पैरों पर पड़ी परछाई पर टिक गईं। उसकी परछाई बेचैनी से स्थिर, उसी गहरी तीव्रता से उसे घूर रही थी। हाँ, मुझे पता है कि मैंने शुरुआत में गलती की थी, डैमन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे इस तरह अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। पब फ्यूचर विज्ञापन। छाया ने अपनी बाहें पार कर लीं, एक मौन फटकार। लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा है, डैमन ने कठोर स्वर में कहा। अगर मैं खुद को दोषी मानता रहा तो मैं हार जाऊंगा। मैं जिन लोगों को मारता हूं उन्हें इंसान नहीं मानता, सिर्फ शिकार। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आवाज़ शांत निश्चय से टूट रही थी। अगर मैं मर गई तो मेरी बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अगर मुझे जिंदा रहने के लिए बेफिक्र होना पड़े तो ऐसा ही हो। मेरे पास उन लोगों के लिए रोने के लिए और आंसू नहीं बचे हैं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। उसने अपनी परछाई की ओर देखा, मानो उसकी स्वीकृति चाह रहा हो। ये सही है कि मैंने लाख को मार डाला। उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की और मेरे बच जाने के बाद भी वह फिर से मेरे पीछे पड़ गया। मेरे दुश्मन, वे इंसान से भी कम हैं। उसकी परछाई स्थिर रही, उसके हाव भाव समझ से परे थे। उसने अपनी स्वीकृति में अंगूठा नहीं उठाया और डैमन को बेचैनी का एहसास हुआ। वह जानता था कि क्यों। परछाई ने उसके मुखौटे को देख लिया था। उसने उस डर को पहचान लिया था जिसे वह दबाने की कोशिश कर रहा था, उस संदेह को जो उसके संकल्प की सीमाओं को कुतर रहा था। एक लंबी पल के लिए वे एक दूसरे को घूरते रहे, हवा में एक अनकहा तनाव छाया रहा।
डेमन की गहरी आंखें सख्त हो गईं, डगमगाने को तैयार नहीं, जबकि परछाई उसे चुपचाप चुनौती देती दिख रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और प्रशिक्षण मैदान पर अंधेरा छा गया, डेमन खड़ा हो गया। कार्रवाई का समय आ गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध स्थल के अपने कमरे में वापस आकर डेमन ने अभ्यास के लिए लाए गए धनुष और बाणों को ध्यान से अपने बिस्तर पर रख दिया। उसने तीरों की बारीकी से जांच की और उनके कुंद सिरों पर ध्यान दिया। मैंने जो योजना बनाई है उसके लिए ये काम नहीं करेंगे, वह बुदबुदाया। उसका मन अथोर के अभयारण्य की ओर चला गया। मुझे वहां उचित उपकरण ढूंढने होंगे। लेकिन एक भी ज़ेनी खर्च करने के ख्याल से ही उसकी छाती फूल जाती थी। पैसा अनमोल था और उसे उससे अलग होने से वह नफरत करता था। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए त्याग जरूरी था। ये धनुष भी काम नहीं करेगा, उसने हथियार की ओर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए कहा। मैं अकादमी के शस्त्रागार से कुछ भी नहीं ले जा सकता। उनके उपकरण बहुत अच्छी तरह सुरक्षित हैं। डेमन ने अनिच्छा से अपनी मेज की दराज खोली और एक छोटा घिसा पिटा खंजर निकाला। उसे हाथ में थामे उसके अतीत की यादें उभर आईं। खंजर राजधानी की सड़कों पर बिताए उसके दिनों की निशानी था, जादुई क्रिस्टल और अयस्क की तस्करी करने वाले एक तस्कर गिरोह के लिए काम निपटाने का एक तथाकथित इनाम। ये जीवित रहने का एक क्रूर प्रतीक था, एक ऐसा हथियार जिसने अपनी उम्र के एक लड़के से कहीं ज्यादा खून खराबा देखा था। लेकिन तब भी उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। खैर, अब तक उसने उसे कसकर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। ये तो करना ही होगा, उसने बुदबुदाते हुए उसे अपनी जैकेट में डाल लिया। अपनी परछाई की ओर मुड़कर वह फुसफुसाया, ठीक है दोस्त, अब ये तुम पर निर्भर है। बाकी लोग युद्ध गृहों में नहीं रहते, लेकिन मार्कस वहां रहता है। चाहे वह एक उत्कृष्ट छात्र हो या अपने परिवार की दौलत की वजह से, वह अभी भी यहाँ है। उसे ढूंढो। जब वह अपने समूह के साथ अथोर के अभयारण्य में जाने के लिए तैयार होगा तो हम उसका पीछा करेंगे। उसकी परछाई ने चुपचाप अंगूठा दिखाया, उसका आकार उससे अलग हो गया और वह फर्श पर सहजता से फिसलने लगी। पकड़े न जाने की कोशिश करो, डेमन ने धीरे से कहा जब वह दरवाजे से गायब हो गया। एक बार फिर अकेले, डेमन ने गहरी सांस ली, अपनी परिस्थिति का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी परछाई की भूख बढ़ती जा रही थी और वह एक खतरनाक सीमा के करीब पहुंच रही थी। अगर परसों तक वह उसे इंसानी मांस खिलाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया तो वह एक भूखा जीव बन जाएगा। और अगर उसके बाद भी वह उसकी भूख नहीं मिटा पाया तो उसकी सेहत बिगड़ने लगेगी और आखिरकार वह मौत के मुंह में चला जाएगा। मैं इससे बच जाऊंगा, उसने धीरे से कसम खाए। मैं नहीं मरूंगा, अभी नहीं। अगले कुछ घंटे उसने तैयारी में बिताए, अपने संकल्प को और मजबूत किया और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। जब उसकी परछाई वापस नहीं लौटी तो बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे ही वह उसे ढूंढने निकला, परछाई खिड़की से बाहर निकल आए और जोर से हाथ हिलाने लगी। डेमन का दिल धड़क उठा। तो तुम्हें क्या मिला? छाया ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का संकेत दिया। डेमन ने सिर हिलाया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सावधानी से उसने अपने छात्रावास का दरवाज़ा खोला और मंद रोशनी वाले दालान में कदम रखा। उसकी परछाई रास्ता दिखा रही थी, उसकी चालें तरल और मौन थीं, और वह उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थी। डेमन का हर कदम सावधानी से चल रहा था, उसके कान हेडमेट की किसी भी आहट के लिए ताक पर थे। नीचे की मंजिल पर पहुंचकर डेमन की नज़र मार्कस पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। लड़का छात्रावास से चुपके से बाहर निकल रहा था, परछाई में छिपे शिकारी से बेखबर। डेमन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तुम्हारे पास? डेमन परछाई से मार्कस फेजॉय का पीछा कर रहा था, उसकी हरकतें सटीक और खामोश थीं। उसने अपनी परछाई को आगे बढ़ने दिया और खुद धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था। भूतल तक पहुंचना आसान था, जब तक वे कोई आवाज़ नहीं करते। हमेशा चौकस रहने वाली हेडमेट को पता नहीं चलता। उसने देखा कि मार्कस भोजन कक्ष से होते हुए रसोई घर में चला गया। दरवाजे की हल्की चरमराहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डेमन कुर्सियों की एक कतार के पीछे दुबक गया और अपनी परछाई को आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही परछाई रसोई के दरवाजे से ओझल हुई, डेमन ने एक पल रुकने के बाद सावधानी से अंदर प्रवेश किया। जब तक वह अंदर गया, मार्कस जा चुका था। कोई बात नहीं। उसकी परछाई, जो बगल के एक दरवाजे के पास मंडरा रही थी, चुपचाप उसे इशारा कर रही थी। डेमन उसकी नज़रों का पीछा करते हुए दरवाजे तक गया और ध्यान दिया कि वह कहाँ जाता है। ये दरवाज़ा बगीचे में जाता है, उसने सोचा। क्यों न रसोई से होकर जाने वाले मुख्य निकास का ही इस्तेमाल किया जाए। फिर भी उसने इस पर और सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपनी परछाई को दरवाजे से अंदर भेजा और खुद अंदर जाने से पहले कुछ सेकंड इंतजार किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
जुड़वां चांद की कोमल चमक अकादमी के मैदान को एक मंद अलौकिक प्रकाश से नहला रही थी। डैमन ने बगीचे में अपनी परछाई ढूंढी और पाया कि वह फूलों की क्यारियों के पीछे से उसे हाथ हिला रही थी। वह तेजी से लेकिन चुपचाप अपना शरीर नीचे रखते हुए आगे बढ़ा। आगे मार्कस ने एक बाड़ की दीवार को धक्का दिया, जिसने डैमन के आश्चर्य के लिए प्रतिरोध नहीं किया। बिल्कुल नहीं, डैमन ने किनारे पर रुकते हुए सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां घनी हरियाली से टकराने लगीं। क्या उन्होंने सचमुच बाड़ का एक हिस्सा तोड़ दिया और उसे भ्रम जादू से ढक दिया? इसे परखते हुए डैमन ने पत्ते पर अपना वजन डाला। इसके ठोस रूप के बावजूद वह आसानी से फिसलकर अकादमी के छात्रावास की परिधि के दूसरी ओर पहुंच गया। ये तो योगिनी का मायावी जादू है, वह धीरे से बुदबुदाया, उसकी नज़रें उस कुशल डिज़ाइन पर टिकी थीं। ये तो बहुत ही परिष्कृत है। जरूर किसी बड़े ने इसे बनाया होगा। मार्कस अभी भी अपने पीछा करने वाले से अनजान सावधानी से आगे बढ़ता रहा। डैमन की परछाई उनके लक्ष्य के करीब पहुंचती गई। बाहरी मैदानों में मार्कस की हर हरकत पर नजर रखती रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छात्रावास से भागना आसान था, लेकिन अकादमी छोड़ना ही असली चुनौती थी। डैमन जैसे प्रथम वर्ष के छात्रों को, खासकर रात में, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यह विशेषाधिकार वरिष्ठ छात्रों के लिए आरक्षित था, जो अपनी ताकत और प्रतिष्ठा के कारण बिना किसी परिणाम के डर के ऐसा कर सकते थे। फिर भी यह एक खुला रहस्य था कि प्रथम वर्ष के छात्र अक्सर चुपके से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ लेते थे, आमतौर पर आज़ादी का स्वाद चखने के लिए अथोर के अभयारण्य सबसे नज़दीकी शहर की ओर रुख करते थे। हालांकि अकादमी के संकाय अक्सर इन हरकतों पर आंखें मूंद लेते थे, फिर भी पकड़े जाने पर सज़ा का खतरा बना रहता था, खासकर छात्र परिषद से, जो शहर में गश्त लगाकर भटकते प्रथम वर्ष के छात्रों पर नज़र रखती थी। डैमन को इन भागने के रास्तों की बारीकियां नहीं पता थीं। वह अपने साथी प्रथम वर्ष के छात्रों के ज्यादा करीब नहीं था, और न ही उसने पहले कभी इन यात्राओं में कोई खास दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि आज की रात अलग थी। अपनी छिपी हुई जगह से डैमन ने मार्कस को अकादमी की एक अलग इमारत के बाहर रुकते देखा। कुछ ही मिनट बीते थे कि मार्कस के समूह के सदस्य उसके साथ आ मिले। लड़कों ने जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बातें की और फिर एक समूह के रूप में आगे बढ़े, अकादमी के द्वार की ओर नहीं, बल्कि बाहरी दीवार के एक हिस्से की ओर। डैमन ने अपना सिर झुकाकर उनका रास्ता देखा। यह जलमार्ग है न? उन्होंने आंखें सिकुड़ते हुए अकादमी के नीचे फैली एक पुरानी जल निकासी व्यवस्था के बारे में अफवाहों को याद किया। अरे, उनके करीब रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी परछाई ने तुरंत इशारे से आदेश स्वीकार कर लिया और अपनी आड़ में समूह के करीब खिसक गई। डैमन सुरक्षित दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। मार्कस और उसका समूह जो भी कर रहा था, डैमन उसका पता लगाना चाहता था। वे बाहरी दीवार पर पहुंचे, जहां चांदनी में एक धुंधली दीवार झिलमिला रही थी। उसे छूने के बजाय मार्कस और उसका समूह सावधानी से नीचे पक्के जलमार्ग में उतर गए। डैमन कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रहा था और दीवार में लगे भारी धातु के सलाखों के पास पहुंचते ही नीचे झुक गया। मार्कस आगे बढ़ा और एक खास लय में बार पर थपथपाया। लगभग तुरंत ही धातु हल्की सी झिलमिला उठी और समूह आसानी से आगे निकल गया। डैमन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। ये भ्रम जादू नहीं है। यह क्या है? उसने टैपिंग अनुक्रम को याद कर लिया और करीब आने से पहले समूह के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब इलाका साफ हो गया तो वह सलाखों के पास गया। उन्हें हाथ से दबाकर उसने पुष्टि की कि वे ठोस हैं। स्थिर सांस के साथ उसने मार्कस की तरह ही लयबद्ध थपथपाहट दोहराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भौहें चढ़ाते हुए उसने फिर कोशिश की, इस बार यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी नलियां सही समय पर लग रही हों। दूसरी कोशिश कामयाब रही, सलाखें चमक उठीं, जिससे उसे रास्ता मिल गया। ये तो बहुत करीब था, वह अंदर जाते हुए खुद से बुदबुदाया। मैं बहुत तनाव में था। दूसरी तरफ से उसकी परछाई उसे आगे आने का इशारा कर रही थी। डैमन वहां से गुजरा और खुद को अकादमी की सीमा के बाहर एक घने जंगल में खड़ा पाया। दूर से उसे दूर जाने वाले धुंधले रास्ते दिखाई दिए। स्थानिक जादू। डैमन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने आसपास का अध्ययन किया। किसी ने वास्तव में इसके लिए एक उच्च स्तरीय स्थानिक मंत्र का प्रयोग किया है। मैं अपने साथियों की पार्टी करने की बेचैनी को कम नहीं आंक सकता, या बस स्वतंत्र महसूस करने की। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मार्कस और उसका समूह पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था। जहां वे गए थे, उसकी परछाई आगे बढ़ गई और डैमन उसके पीछे पीछे पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक बड़े मैगी ओक के पेड़ के पीछे रुक गया। बाहर झांककर उसने मार्कस और उसके साथियों को एक गाड़ी में चढ़ते देखा। घोड़े धीरे से हिनहिनाने लगे और गाड़ी लुढ़कने लगी।
डैमन का जबड़ा कस गया। मैं उन्हें खो दूंगा। उसके पास न तो लंबी दूरी तक साथ चलने की क्षमता थी, न ही उच्च स्तरीय गति जादू बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानसिक क्षमता। गाड़ी के पिछले हिस्से पर नजर डालते हुए उसने गाड़ी में चढ़ने का फैसला किया। वाहन पहले से ही गति पकड़ रहा था, इसलिए डैमन ने अपना कौशल सक्रिय कर दिया। 5x गति। उसके अंदर ऊर्जा का एक विस्फोट उमड़ पड़ा। गति 125। एक पल में उसका शरीर तेजी से दौड़ने लगा और उसके आसपास की दुनिया धुंधली सी हो गई, जैसे वह गाड़ी के पीछे दौड़ा। वह तेजी से गाड़ी के पीछे पहुंचा, गाड़ी का पिछला हिस्सा पकड़कर खुद को ऊपर उठा लिया। लकड़ी के फ्रेम पर अपना शरीर टिकाकर उसने ये सुनिश्चित किया कि वह अंदर से दिखाई न दे। उसने धीरे से सांस छोड़ी। सफर आरामदायक तो नहीं था, लेकिन पीछे छूट जाने से तो बेहतर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गाड़ी अथोर के अभयारण्य की ओर जाने वाले रास्ते पर गड़गड़ाती हुई चली जा रही थी। रास्ते में डैमन ने देखा कि कुछ और छात्र जंगल से चुपके से या शहर की ओर छिपे हुए रास्ते अपना रहे थे। कुछ को उसने पहचाना कि वे उसके जैसे ही प्रथम वर्ष के छात्र थे और इतनी चुपके से आगे बढ़ रहे थे कि अगर उसकी परछाई उन्हें इशारा न कर रही होती तो वह उन्हें देख भी नहीं पाता। जैसे ही अथोर के अभयारण्य की चमकदार रोशनी दिखाई दी, डैमन उतरने को तैयार हो गया। गाड़ी थोड़ी धीमी हुई तो वह उछलकर सड़क पर शान से उतरा। उनके साथ रहो, उसने अपनी परछाई को निर्देश दिया, जो गाड़ी के शहर में प्रवेश करने तक समूह के पीछे चलती रही। डैमन यात्रियों की भीड़ में घुल मिल गया, उसकी पैनी निगाहें व्यस्त सड़कों पर नजर गड़ाए हुए थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अथोर का अभयारण्य गतिविधियों से गुलजार था। चमकीले लालटेन पत्थरों से बनी सड़कों को रोशन कर रहे थे और विक्रेता रंग बिरंगी दुकानों से अपना सामान बेच रहे थे। सड़कों पर खाने पीने के ठेले, खिलौनों की दुकानें और कलाकार खड़े थे, जिससे माहौल जीवंत हो रहा था। शहर के बीचों बीच विनाश की देवी की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जिसकी तलवार और तराजू लालटेन की रोशनी में अशुभ रूप से चमक रहे थे। उसे देखकर डैमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चहल पहल भरी सड़कें उसे एक और वजह से बेचैन कर रही थी, उसकी कोई परछाई नहीं थी। अपने साथी के मार्कस के समूह का पीछा करने में व्यस्त होने के कारण डैमन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह एक सूक्ष्म लेकिन अप्राकृतिक तरीके से बाहर खड़ा था और उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हुए डैमन को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। वह शहर में किसी को नहीं जानता था, न ही वह शहर की बनावट से वाकिफ था। चोर उचक के घात लगाए बैठे थे और उसे छात्र परिषद पर भी नज़र रखनी थी, जो शायद भटके हुए प्रथम वर्ष के छात्रों पर नज़र रख रही होगी। फिर भी डैमन अपनी क्षमता से पूरी तरह बाहर नहीं था। वह पहले भी सड़कों पर रहा था और खुद भी कई घोटाले कर चुका था। उसे बस अपना संयम बनाए रखना था, घुल मिल जाना था और आसान शिकार न दिखना था। आह, नमस्ते, एक खुशनुमा आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित किया। आप यहाँ नए होंगे, मुझे अथोर के अभयारण्य में घूमने की इजाज़त दीजिए। डैमन ने मन ही मनाह भरी। वह अभी ज़्यादा दूर भी नहीं पहुंचा था कि एक गिद्ध उसके पास आ पहुंचा, आसान निशाना ढूंढ रहा था। डैमन जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा था। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो वह दूसरा रास्ता अपनाएगा। अच्छा, अकादमी के युवक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पार्टी करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जादू की कलाकृतियाँ, ऐसी मंत्र पुस्तकें जो अकादमी में सिखाई जाने वाली चीज़ों से सीखने में आसान हो। डैमन ने उस आदमी की ओर देखा तक नहीं जो उसे परेशान कर रहा था। मैं कार्ल्स हूँ, सूचना दलाल। आवाज़ पुरुष की थी, लेकिन डैमन उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए चलता रहा। फिर भी वह आदमी उसके पीछे पीछे चलता रहा। दरअसल मैं सस्ते दामों पर जादुई क्रिस्टल और सभी प्रकार की औषधियाँ प्राप्त करने का तरीका जानता हूँ। मैं सबसे पहले एक सूचना दलाल हूँ। डैमन ने आह भरी और अंततः उस आदमी को तिरछी नज़र से देखा। वह अजनबी जवान था, शायद 20 साल का, बिखरे भूरे बालों वाला और उसकी तीखी नीली आंखों में एक अजीब सी नज़र। उसके आसपास की हर चीज़ संदिग्ध चिल्ला रही थी। चले जाओ। डैमन की आवाज़ ठंडी, धीमी और अंतिम थी, लेकिन कार्ल्स अविचलित रहे। मैं इस क्षेत्र में कई साहसी लोगों और दुकानदारों को जानता हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए आपका आदमी हूँ। वह और करीब झुक गया, उसकी आवाज़ षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट में बदल गई। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी। डैमन की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और उनकी रुचि की हल्की सी झलक भी उनके अन्यथा उदासीन भाव को उजागर कर रही थी। कार्ल्स विजयी भाव से मुस्कुराए। आखिरकार तुम्हारी रुचि जाग ही गई, है ना? हे, तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम और मैं दोस्त बनने वाले हो। तो तुम क्या कहती हो?
डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी गति तेज कर दी और भीड़ के बीच से निकल गया। उसे इस आदमी से जल्दी से पीछा छुड़ाना था। कुछ अचानक मोड़ लेने और पैदल चलने वालों की घनी भीड़ से फिसलने के बाद डेमन आखिरकार उसे झटकने में कामयाब हो गया। उसने राहत भरी सांस ली, वह आदमी बहुत ही संदिग्ध है। एक कोने से मुड़ते हुए डेमन ने अपनी आंख के कोने से एक जाना पहचाना काला धब्बा देखा। नीचे देखते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वापसी पर स्वागत है। उसकी परछाई उसके नीचे रेंग रही थी, खामोश और बेसुध। डेमन ने आह भरी और झुंझलाहट में पलट गया। आप सचमुच दृढ़ हैं। कार्ल्स ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए हंस दिया। हे, इसके लिए सचमुच माफ करना। बस हमारी बात पूरी नहीं हो पाए। मैं तुम्हें जहर और जाल के लिए सबसे अच्छी जगहें दिखा सकता हूँ, यही तुम्हारी चीज़ है। फैंटम, डेमन ग्रे। डेमन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने उस उपनाम को पहचान लिया, एक ऐसा नाम जो उसे जवानी के दिनों में राजधानी की गलियों में मिला था। तुम्हारी आस्तीन के नीचे रेज, छिपी हुई जेबें, जिस तरह से तुम चलते हो और अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए प्रतिबिंबों का उपयोग करते हो। तुम अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हो, डेमन ने तीखी और तीखी आवाज में कहा। और ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं, या कम से कम जानते थे। पब फ्यूचर एड्स। कार्ल्स इस आरोप से बेपरवाह होकर मुस्कुराए। और तुम हो फैंटम। तुम राजधानी की गलियों में थोड़े समय के लिए ही सक्रिय रहे, लेकिन तुम वहां सबसे अच्छे जेबकतरे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, तुमने जाल बिछाए और जहर का इस्तेमाल किया। हम जैसे कुछ गली मोहल्लों के बच्चों के लिए तुम एक सच्चे प्रतीक हो। खबर है कि तुमने ज़ेनी की अच्छी खासी नकल की और गायब हो गए। किसने सोचा था कि तुम अकादमी में पहुंच जाओगे? डेमन के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। अगर तुम यहाँ किसी रंजिश की वजह से आए हो तो उसे सामने लाओ। उसने जानबूझकर सहजता से अपनी जैकेट से एक खंजर निकाला, जिसकी धार की चमक उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक से मेल खा रही थी। अगर वह हमला करेगा तो मैं 5x का इस्तेमाल करके उसे मार दूंगा। फिर उसे अपनी परछाई को खिला दूंगा। कार्ल्स ने बचाव में हाथ उठाए। वाह वाह, यहाँ कोई शिकायत नहीं है। मैंने अभी अभी एक पुराने दोस्त को जिंदगी में आगे बढ़ते देखा है और सोचा कि उसकी मदद कर दूं। डेमन ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसकी नज़रें कार्ल्स पर टिकी रहीं। अविचल। तो फिर भाग जाओ। कार्ल्स घबरा कर हंस पड़ा। जरूर, कोई समस्या नहीं है, कार्ल्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसकी मुस्कान अटल थी। लेकिन आपको बता दूं कि मैं आपके स्कूल की छात्र परिषद द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी गश्ती मार्गों से वाकिफ हूं। अगर आप उनसे टकरा गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वे अपनी वर्दी भी नहीं पहनते, इसलिए आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बहुत देर न हो जाए। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिमाग में विचार घूमने लगे। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो काम आ सकता है। मुझे बस थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है उसके पास मेरी ज़रूरत की चीज़ों की जानकारी हो। कार्ल्स की ओर उंगली उठाते हुए डेमन का स्वर ठंडी धमकी में बदल गया। अगर तुम भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार्ल्स ठिठक गया। उसकी मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई जब उसकी नज़र डेमन की अडिग, गहरी नज़रों से मिली। लेकिन उसने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। ज़रूर यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। मैंने पैसे भी बचाकर एक फैंसी पेजर खरीद लिया है, जो रईस लोग बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्ल्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और लापरवाही से डेमन की तरफ उछाल दिया। कार्ड हवा में घूम गया, लेकिन डेमन ने उसे किनारे कर दिया और बिना छुए ज़मीन पर गिर गया। कार्ल्स मुस्कुराया। हे भगवान, इतना सतर्क होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं खुद फैंटम से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? उपनाम फैंटम का जिक्र आते ही डेमन का मुंह कस गया। इससे उसे राजधानी की पिछली गलियों की यादें ताज़ा हो गईं, एक ऐसी जगह जिसे वह अतीत में दफन कर देना चाहता था। वो दिन एक ज़रूरी बुराई थे, वो समय जब डेमन अपनी बहन के सिर पर छत सुनिश्चित करने के लिए चोरी, जाल और जहर के अपने हुनर को निखारता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अंदर छिपी कड़वाहट को दबाने की कोशिश की। मैं जीवित रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डेमन की नज़र ज़मीन पर पड़े कार्ड पर पड़ी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह थोड़ा सा झुका, बस इतना कि कार्ड को छुए बिना ही पेजर नंबर याद कर सके। ज़्यादा सतर्क नहीं रहा जा सकता। इस दुनिया में हर तरह का जादू मौजूद है। कार्ल्स की तरफ एक नज़र भी डाले बिना डेमन मुड़ा और गली से बाहर निकल गया और भीड़ भाड़ में घुल मिल गया। उसने बेतरतीब ढंग से कई मोड़ लिए, लोगों की भीड़ के बीच से तब तक निकलता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार वह वहीं रुक गया, उसका ध्यान दूर से हो रही हलचल पर गया। एक प्रथम वर्ष के अकादमी के छात्र को कोई घसीट कर ले जा रहा था।
करीब से देखने के लिए आंखें सिकुड़ते हुए डैमन की नज़र उस व्यक्ति की छाती पर लगे एक छोटे से बैज पर पड़ी छात्र परिषद का प्रतीक चिन्ह। बकवास, उसने धीरे से कहा। जल्दी से पास की एक दुकान में घुसकर डैमन ने अलमारियों को देखने का नाटक किया। उसकी तेज आंखें दुकान की परावर्तक सतहों पर टिकी हुई थीं। कुछ मिनट बाद वह वापस सड़क पर आया और आसपास का नज़ारा लेने लगा। नीचे देखते ही उसकी नज़र अपने पैरों के पास पत्थरों पर अपनी परछाई पर पड़ी। इससे पहले कि हम मार्कस और उसके समूह के पास जाएं, डैमन ने खुद से कहा, चलो कुछ कपड़े बदल लेते हैं या कम से कम एक लबादा तो ले ही लेते हैं। हाँ, लबादा सस्ता पड़ता है। डैमन सिर्फ कंजूस नहीं था, उसकी अकादमी की वर्दी ऐसी नहीं थी जिसे वह खो या खराब कर सके। उसकी जगह दूसरी वर्दी लेना बहुत महंगा था और स्कूल ऐसे मामलों में बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता था। धिक्कार है उस कंजूस दुकानदार पर, डैमन ने गुस्से में जीभ चटकाते हुए धीरे से कहा। उसका पेट गुर्रा रहा था, जो उसकी बढ़ती भूख की एक तीखी याद दिला रहा था। उसने पिछले 30 मिनट दुकान के अंदर एक पुराने लबादे की कीमत पर मोलभाव करते हुए बिताए थे। दुकानदार की जिद ने डैमन के धैर्य की परीक्षा ले ली थी, लेकिन हर ज़ेनी मायने रखती थी। जब तक बहुत ज़रूरी न हो, वह पैसे बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं इस लबादे का उपयोग बहुत लंबे समय तक करता रहूंगा, उसने गंभीरता से सोचा। लबादा देखने में कुछ खास नहीं था, उसका भूरा कपड़ा किनारों से पहले ही घिस रहा था और जाहिर है कि उसने अच्छे दिन भी देखे थे। फिर भी कंजूस होने के बावजूद डैमन ने दिखावे से ज़्यादा टिकाऊपन को प्राथमिकता दी थी। हुड वाला लबादा उसकी टांगों तक पहुंच रहा था, जिससे उसकी अकादमी की वर्दी उसके नीचे छिपी हुई थी। अपनी परछाई की तरफ देखते हुए डैमन की भौहें हल्की सी तन गईं। एक अजीब सी भूख उसे जकड़ रही थी, जो उसके खाली पेट की तड़प से भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। वह उस एहसास को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वह बेचैन हो गया। ठीक है, चलो मुझे दिखाओ कि मार्कस और उसका समूह कहाँ गया, उसने तीखे स्वर में कहा। उसकी परछाई ने भी अपने पारंपरिक अंगूठे ऊपर करके जवाब दिया और फिर पत्थरों पर तेजी से चलते हुए खिसक गई। डैमन ने संयमित गति से उसका पीछा किया, ध्यान रहे कि कहीं ध्यान न जाए। लबादा मददगार था, लेकिन उसे अपने अनोखे नज़ारे का पूरा एहसास था। बिना परछाई वाला व्यक्ति, खासकर लबादा उड़े, तो ध्यान खींचेगा ही। आधी रात के बाद भी अथोर का अभयारण्य अभी भी चहल पहल से भरा हुआ था। सड़कें साहसी लोगों, व्यापारियों और शहरवासियों से गुलजार थीं। लालटेनों की गर्म रोशनी जीवंत दृश्य को रोशन कर रही थी। डैमन की परछाई उसे शहर के उस समृद्ध इलाके की ओर ले गई, जहां साहसी लोगों का संग स्थित था। जैसे ही डैमन ने उस इलाके में कदम रखा, उसे माहौल में बदलाव महसूस हुआ। सड़कों पर आलीशान दुकानें सजी थीं और उनका सामान पॉलिश किए हुए शीशों के पीछे सजा हुआ था। रेस्टोरेंट में नज़ाकत झलक रही थी, उनकी अंदरूनी साज सज्जा बड़ी बड़ी खिड़कियों से दिखाई दे रही थी और उनके मेन्यू निस्संदेह डैमन के मामूली बजट से कहीं ज़्यादा थे। गिल्ड द्वारा नियमों के पालन के कारण यह इलाका शहर के बाकी हिस्सों से निस्संदेह अधिक सुरक्षित था। फिर भी डैमन जानता था कि दिखावे पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कुछ साहसी लोग लाइसेंसधारी अपराधियों से ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन वे यहाँ अपराध करने की हिम्मत नहीं करते थे। इस इलाके में अक्सर आने वाले कुलीन लोग शांति भंग करने की मूर्खता करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करते थे। डैमन ने भव्य परिवेश पर नज़र डाली और आह भरी। ये दुनिया हमेशा अमीर और शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेगी, और कुलीन लोग दोनों ही हैं, उसने कड़वाहट से सोचा। उसके दांत निराशा में भीग गए। उसकी परछाई अचानक जिले के बीचों बीच एक भव्य फव्वारे के पास रुक गई। डैमन सावधानी से उसके पास गया और देखा कि उसकी परछाई सड़क के उस पार एक इमारत की ओर इशारा कर रही थी। यह एक रेस्टोरेंट था, एक आलीशान प्रतिष्ठान जो परिष्कार और विशिष्टता से भरपूर था। इसके झूमरों की सुनहरी चमक सड़क पर फैल रही थी और लजीज खाने की खुशबू हवा में घुली हुई थी। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने छात्रों के एक समूह को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। वे सीनियर छात्रों जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिन्होंने इतनी विलासिता में लिप्त होने की आज़ादी हासिल की थी। मैं इस तरह के कपड़े पहनकर ऐसी जगह में प्रवेश नहीं कर सकता, डैमन ने अपने लबादे को थोड़ा खींचते हुए खुद से कहा। ये परिधान व्यावहारिक तो था, लेकिन ऐसे प्रतिष्ठान के लिए बहुत ही जर्ज था। डैमन का इसे फेंकने का कोई इरादा नहीं था, खासकर इसे खरीदने में हुई इतनी सारी परेशानियों के बाद। इसके अलावा उसे मार्कस और उसके साथियों के पीछे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें दूर से ही देखना काफ़ी था। मैं ऐसी जगह पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, डैमन ने सोचा। उसकी किफ़ायती प्रवृत्ति भड़क उठी। वह फव्वारे के पास चुपचाप खड़ा हो गया और सही समय का इंतज़ार करने लगा।
डैमन उस आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, उसकी निगाहें उसके अलंकृत मुखौटे पर टिकी थीं और वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसे मार्कस और उसके साथियों के जाने का इंतजार करना था। घात लगाकर हमला करना उनमें से किसी एक को अलग थलग करने का सबसे आसान तरीका होगा, जिससे वह अपनी परछाई को खाना खिला सके और उसे संतुष्ट रख सके। उसका पेट जोर से गुर्राया, जिससे उसके विचार टूट गए। अरे यार, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। मेरे पास भूख से बेहाल होने से पहले कम से कम 1 या 2 दिन का समय है ना? जैसे ही उसने अपना सिस्टम पैनल खोला, उसके अंदर बेचैनी छाने लगी। सामने प्रदर्शित आंकड़ों को देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। HP 50/50, मान 35/35, शक्ति 9, चपलता 12, पब फ्यूचर एड्स, गति 25, धीरज 10, कक्षा छाया 24, छाया भूख स्तर 51%, छाया स्तर 1, स्थिति छाया हल्की भूखी है। विशेषताएं अम्ब्रा, कौशल 5x, लॉक किया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उफ, कोई रास्ता नहीं। डैमन बुदबुदाया, उसका दिल बैठ गया। मेरी छाया ऊर्जा इतने कम समय में इतनी कम कैसे हो गई? उसने अपनी परछाई की ओर देखा, जो प्रतिक्रिया में थोड़ा कांप उठी। रुको, तुम्हें मार्कस और उसके समूह के पीछे भेजकर मुझसे इतनी दूर रहने से तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी, उसने आंखें सिकुड़ते हुए धीरे से कहा। धिक्कार है, यह मेरी ओर से एक गलती थी। हालात का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी परछाई पल पल भूखी होती जा रही थी और वह जानता था कि वह उसकी भूख को बेकाबू नहीं होने दे सकता। इधर उधर देखते हुए डैमन को एडवेंचरर्स गिल्ड से थोड़ी ही दूरी पर एक साधारण सा सराय दिखाई दिया। ये सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट जितना भव्य तो नहीं था, लेकिन इतना व्यस्त था कि उसे छिपने का मौका तो मिल ही रहा था। साथ ही उस जगह का नज़ारा भी दिख रहा था जहां मार्कस गया था। सबसे पहले मुझे कुछ ज़ेनी की आवश्यकता होगी, डैमन ने अपने आसपास का दृश्य देखते हुए सोचा। उसे पास में ही एक छोटी सी दुकान दिखी, जिसके बारे में उसे पता था कि अगर वह अपने जादुई मनी कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो वहां से पैसे बदलवा सकता है। अंदर घुसकर उसने कुछ ही मिनटों में लेन देन पूरा कर लिया और असली पैसे अपनी जेब में रख लिए। मैजिक मनी कार्ड या MMC एरोना की जादुई तकनीक में हुई प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण था। इससे उपयोगकर्ता अपने धन को सुरक्षित रूप से जमा कर सकते थे, जो युद्ध बैंकों या अधिकृत आउटलेट्स के माध्यम से सुलभ एक खाते से जुड़ा होता था। अकादमी ने डैमन को उसके नामांकन के समय एक कार्ड जारी किया था, जिससे उसकी छात्रवृत्ति राशि और लाभ सीधे उसमें जमा हो जाते थे। हालांकि यह सुविधाजनक था, डैमन शराबखाने जैसी शोरगुल वाली जगह में ज़ेनी को वापस बुलाकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ऐसे प्रतिष्ठान उपद्रवियों के लिए चुंबक की तरह होते हैं, और अपने अल्प कौशल के साथ डैमन दुस्साहसियों या चोरों के क्रोध को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। अपना लबादा और कसकर बांधते हुए डैमन सड़क पार कर गया और शराबखाने का भारी दरवाज़ा खोला। बासी शराब और भुने हुए मांस की महक और शोरगुल भरी बातचीत ने उसका स्वागत किया। उसके आते ही अफरा तफरी मच गई। एक दुबला पतला आदमी हवा में उड़ता हुआ उसकी ओर आया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उछाला हो। डैमन ने सहजता से उसे किनारे कर दिया। उसकी सजगता सड़कों पर वर्षों तक रहने से निखर आई थी। उसने शोरगुल के स्रोत की ओर देखा और ठिठक गया। शराबखाने के बीचों बीच लियोना वेलेफिया खड़ी थीं। उनके काले बाल, जिनमें सफ़ेद हाइलाइट्स थे, उनकी तीखी सुनहरी आंखों के सामने थे और उनके जानवरों जैसे कान हल्के से हिल रहे थे, क्योंकि वह एक हाथ में मग पकड़े हुए थीं। डैमन ने सहज रूप से अपना हुड नीचे खींच लिया ताकि उसकी नज़र से बच सके। शराबखाने के ग्राहक अपनी मौज मस्ती में इतने मग्न थे कि उन्हें इस छोटी सी हाथापाई की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन लियोना की पैनी नज़रें उस पर गड़ी रहीं। डैमन ने एकांत कोने वाली मेज़ की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बैठने से पहले ही उसकी आवाज़ शोर को चीरती हुई सुनाई दी। अरे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही, उसने कहा। उसके स्वर में राहत और चिड़चिड़ाहट का मिश्रण था। डैमन का दिल बैठ गया। आखिरकार यह कोई आसान रात नहीं होने वाली थी। डैमन ने अपना हुड नीचे रखा, लियोना वेलेफिया की तीखी सुनहरी निगाहों से बचते हुए खिड़की के पास वाली मेज़ की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसे रेस्टोरेंट साफ दिखाई दे रहा था जहाँ मार्कस और उसका ग्रुप इकट्ठा था। वह बिना कुछ कहे सीट पर बैठ गया, इस उम्मीद में कि वह उसे छोड़ देगी। हालांकि लियोना इतनी आसानी से नहीं रुकी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चली गई और उसके सामने बैठ गई, और जैसे ही उसने अपना मग लकड़ी की मेज़ पर रखा, उसकी आवाज़ खनकने लगी। ये बहुत असभ्य है, आप जानते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन ठंडी थी। आप ऐसे किसी को अनदेखा नहीं कर सकते। डैमन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र खिड़की पर गड़ाए रहा।
इस लड़की को क्या हो गया है और वह मुझसे बात क्यों कर रही है? उसने परेशान होकर सोचा। लियोना की सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह थोड़ा झुक गई। अरे, तुम अकादमी से चुपके से बाहर क्यों आ गए? मुझे लगा था कि तुम कुछ स्वादिष्ट बनाने वाले हो। लेकिन ये भी तो मज़ेदार है, लगता है। डैमन ने अपनी आंखें अपने हुड के नीचे सिकोड़ लीं, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या वो मेरे पीछे आई थी? बिल्कुल आई थी। मैं इतना कैसे फिसल गया? क्या मैं अपनी धार खो बैठा हूँ? लियोना उसी पल से डैमन का पीछा कर रही थी जब उसने उसे छात्रावास की रसोई में घुसते देखा था। उसने शुरू में सोचा था कि वह आधी रात का कोई नाश्ता बनाने वाला है और उसने भी उसमें शामिल होने की योजना बनाई थी। लेकिन जब वह अकादमी से बाहर निकला तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। जब वह शहर से गुजर रहा था तो वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि जब वह भीड़ में गायब हो गया तो वह कुछ देर के लिए उसका पता नहीं लगा पाए। उसे यहाँ शराबखाने में पा लेना पूरी तरह से उसकी किस्मत थी, या यूं कहें कि वह यही मानती थी। फिर भी डैमन की खामोशी उसे हैरान कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि कम से कम कोई तो उसकी बात मानेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करने पर आमादा हो। जैसे ही एक शराबखाने की वेट्रेस उनकी मेज के पास आए, लियोना ने कंधे उचका दिए और अपना मग पी लिया। ड्रंक इम्प में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? वेट्रेस ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। लियोना ने डैमन की तरफ देखा, इस बात को छुपाने की जहमत नहीं उठाई कि वह पैसे नहीं लाई थी। जिस मग से वह पी रही थी, उसके पैसे उस बदकिस्मत दुबले पतले आदमी ने दिए थे जिसे उसने पहले शराबखाने से बाहर निकाल दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके द्वारा ऑर्डर की गई किसी भी अन्य चीज़ का बिल डैमन ही चुकाएगा, और उसे इसमें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हुई। लोथरिया में, जो जंगली महाद्वीप पर उसकी मातृभूमि थी, ताकतवर लोगों को स्वाभाविक रूप से सम्मान और संसाधन मिलते थे। उसके लिए डैमन निस्संदेह अकादमी में प्रथम वर्ष का सबसे ताकतवर छात्र था, भले ही वह वैसा व्यवहार न करता हो। किसी और ताकतवर को नेतृत्व करने देना उसके गौरव पर कोई आघात नहीं था, ये बस ऐसे ही होता था। हालांकि डैमन लियोना के तर्क या उसके बारे में उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से पूरी तरह अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसके कार्यों ने जानबूझकर या अनजाने में उसे यकीन दिला दिया था कि वह असल में जितना ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। असल में वह मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी धारणाएं सच्चाई से कोसों दूर थीं। क्या होगा? वेट्रेस ने उन दोनों के बीच नज़र दौड़ाते हुए दोहराया। डैमन ने आह भरते हुए अपना हुड थोड़ा नीचे खींचा। ये रात और भी पेचीदा होती जा रही थी। उसका पेट जोर से गुर्राया और वह झुंझलाहट से भौंचक्का हो गया। उसने अपनी जेब से 3 ज़ेनी निकाली और मेज़ पर रख दीं। मांस और शराब, इससे मुझे जो भी मिल जाए ले लो। ध्यान रखना कि आज रात मैं नशे में न रहूं, उसने रूखेपन से कहा। इससे पहले कि वेट्रेस जा पाती, लियोना वेलेफिया ने मुस्कुराते हुए बात में शामिल हो गई। मैं वही पीऊंगा जो मैंने अभी अभी पी थी। ये बहुत अच्छी है। वेट्रेस हिचकिचाए और डैमन की तरफ सहमति के लिए देखा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना हुड नीचे कर लिया। इसे सहमति मानकर वह पैसे लेकर चली गई। डैमन ने अपनी नज़र लियोना की ओर घुमाई और अपने हुड के नीचे से उसे घूरने लगा। पब फ्यूचर एड्स। बेहतर होगा कि वह मेरी कड़ी मेहनत से कमाई गई ज़ेनी को पीने की योजना न बनाए, वरना हमें समस्या हो जाएगी, उसने कड़वाहट से सोचा। लियोना ने उस पर बेपरवाह होकर मुस्कुराया। तुम बहुत बुरे हो, डैमन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कल खाना नहीं बनाया। मैं इतनी भूखी थी कि मुझे छात्रावास में पड़ा सारा ठंडा, बेस्वाद खाना खाना पड़ा। डैमन ने उसकी ओर आंखें सिकोड़कर देखा, उसका स्वर तीखा था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए? उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसका नाम जानती थी। अकादमी में सबसे कमज़ोर छात्र होने की उसकी प्रतिष्ठा अक्सर उसे एक चेतावनी का उदाहरण बनाती थी कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि लियोना को उसका नाम गपशप या बदनामी से नहीं पता चला था। उसने मासूमियत से अपना सिर झुका लिया। मैंने यह बात सुन ली। डैमन की निगाहें और गहरी हो गईं। कहाँ से? इवांगेलिन और सिल्विया, उसने लापरवाही से कहा। मैंने अभी अभी उन्हें आपके बारे में बात करते हुए सुना। इन नामों का जिक्र आते ही डैमन की दिलचस्पी बढ़ गई। इवांगेलिन ब्राइटवाटर और सिल्विया मूनवील अपने साल की 2 सबसे मजबूत छात्राएं थीं। अगर वे उसके बारे में बात कर रही थीं, तो बात और भी अच्छी नहीं हो सकती थी। फिर भी वह ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखना चाहता था और लियोना को कोई बढ़त देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इवांगेलिन ब्राइटवाटर और सिल्विया मूनवील मेरे बारे में बात कर रही हैं। इसमें संदेह है, उन्होंने उदासीनता दिखाते हुए जवाब दिया। लियोना ने अपने बाल एक तरफ कर लिए, उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं।
मैं गंभीर हूँ, इवांगेलिन ने कहा कि तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वेट्रेस लौट आए और उनकी मेज़ पर मीट और ड्रिंक्स की ट्रे रख दी। उसने एक मग डैमन के सामने और दूसरा लियोना के सामने रख दिया और फिर बाकी जगह भाप से भरी खाने की प्लेटों से भर दी। उसके जाते ही डैमन और लियोना दोनों खाने की ओर झपटे और अपने हाथों से मुट्ठी भर मांस पकड़ लिया। डैमन ने जल्दी और कुशलता से खाना खाया और आखिरकार उसका पेट शांत हो गया। लेकिन लियोना को उसके पैसे पर खाना खाते देख उसका दिल दुखने लगा। वह मुझे एक एक पैसा चुकाएगी, ब्याज समेत। भले ही मैं उसे अभी हरा न पाऊं, पर जैसे ही मैं उसे हरा पाऊंगा वह चुका देगी। डैमन हमेशा से इतना किफ़ायती रहा था कि किसी को भी बिना किसी नतीजे के अपना पैसा बर्बाद करने नहीं देता था। खाना जल्दी ही गायब हो गया। डैमन ने बस अपनी भूख मिटाने जितना खाया, जबकि लियोना बेशर्मी से बाकी सब खा गई। दोनों ने एक साथ अपने मग खाली कर दिए और उन्हें एक साथ मेज़ पर पटक दिया। लियोना ने रूमाल से अपने हाथ पोंछे, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। ठीक है, मैं कहाँ था? ओह हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। डैमन ने आह भरी, उसे पहले से ही बातचीत का मनोरंजन करने का पछतावा हो रहा था। आपने ये पहले ही कह दिया है। अब भुगतान करें। आप मुझे 10 जेनी के साथ हर दिन के लिए 70% ब्याज दर चुकाने के लिए बाध्य हैं, जितना आप भुगतान नहीं करते हैं। लियोना ने भ्रम में पलकें झपकाईं। लेकिन क्या आपने इन सब के लिए केवल 3 जेनी का भुगतान नहीं किया था? मेरे पास अभी मेरा जादुई धन कार्ड नहीं है, इसलिए जब हम अकादमी वापस पहुंचेंगे तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। इससे पहले कि डैमन जवाब दे पाता, उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। वैसे भी ये सारे छोटे मोटे बदलाव महत्वपूर्ण नहीं हैं। डैमन ने निराश होकर अपने होंठ काट लिए। बेशक एक अमीर रईस पैसे को अहमियत नहीं देता। धिक्कार है उन रईसों पर। लियोना आगे झुकी, उसकी सुनहरी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने सुना था कि तुम ताकतवर हो, और अब मैंने खुद इसकी पुष्टि कर ली है। तो मुझसे लड़ो। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कक्षा के सबसे ताकतवर लड़के से लड़ना कैसा होता है। चले जाओ, डैमन बुदबुदाया। शराब खाने के शोरगुल भरे माहौल में उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मगों की खनक, जोरदार हंसी तथा शराब, भुने हुए मांस और अन्य खाद्य पदार्थों की असंख्य सुगंधों ने उसकी इंद्रियों पर आक्रमण कर दिया। लियोना वेलेफिया अविचलित होकर उसे बेचैनी भरी तीव्रता से घूरती रही। मैं जोर दे रहा हूं, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा अभी। डैमन ने अपने होंठ काट लिए। वह उसकी सनक का शिकार नहीं बनना चाहता था। अगर अकादमी का सबसे कमज़ोर छात्र चौथे नंबर की लियोना वेलेफिया से भिड़ता तो वह समय से बहुत पहले ही देवी से मिल जाता। लगता है मुझे उसे यह बात समझानी होगी, इससे पहले कि मैं किसी चिकित्सक की मेज पर पहुंच जाऊं, या इससे भी बुरा कुछ हो जाए। डैमन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए आह भरी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अकादमी में सबसे कमज़ोर व्यक्ति हूँ। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि अकादमी के इतिहास में भी। अगर हम लड़ते तो मैं हार जाता, इसमें कोई शक नहीं। तो अब आप जा सकते हैं। लियोना ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। डैमन ने अपने लबादे के नीचे से भौहें चढ़ाईं। मुझे पता था मैं क्या कहूँगा। क्या ये लड़की पागल है या बस मुझे अधमरा करने का बहाना ढूंढ रही है? मुझे पता था कि उसकी सनशाइन गर्ल वाली हरकतें इतनी अच्छी थीं कि सच नहीं हो सकती। उसकी अंतर्प्रज्ञा उसे वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ती बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। तुम ऐसा क्यों सोचोगे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं सबसे कमज़ोर हूँ। लियोना मुस्कुराए। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तुमने तो अपना राज खोल दिया। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। कैसे? देवी के नाम पर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लियोना ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मुझे संदेह था, लेकिन इवांगेलिन ने उसकी पुष्टि कर दी। इवांगेलिन ब्राइटवाटर, मुझे पता था कि वह मेरे लिए समस्याएं खड़ी करेगी, डैमन ने कड़वाहट से सोचा। लियोना ने आगे कहा, याद है वो दिन जब इवांगेलिन और सिल्विया लड़ रही थीं? इवांगेलिन ने गलती से तुम पर आवारा प्रकाश जादू का जादू चला दिया था और तुम बिना देखे ही उनसे बच निकले थे। उसी दिन पहले प्रोफेसर ने अपनी आभा से तुम पर दबाव डाला था और तुम जरा भी नहीं हिले। डैमन ने अपनी परछाई की तरफ देखा और मन ही मन कोसने लगा। ये सब उसी का किया धरा था। इससे कुछ साबित नहीं होता, उसने दृढ़ता से कहा। ये सब बस एक संयोग था। लियोना ने अपना सिर झुका लिया, अविश्वास से। मेरे पास और भी सुराग हैं। पब फ्यूचर एड्स। वह करीब झुकी, उसका चेहरा अचानक आत्मसंतुष्ट हो गया। आप बहुत खाते हो। डैमन पूरी तरह से हैरान होकर पलकें झपकाने लगा। क्या मेरे खाने का किसी चीज़ से क्या संबंध है? लियोना ने जानबूझकर मुस्कुराया। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि एक असली योद्धा की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह कितना खाता है। कमज़ोर लोग ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि खाना ही उसकी ऊर्जा का सबूत है। डेमन उसे घूर रहा था, पहले से भी अधिक उलझन में। क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं, ये ज़रूर लोथरिया, जंगली महाद्वीप की कोई अजीब संस्कृति होगी। जानवरों की प्रजाति में ऐसी ही अजीबोगरीब परंपराएं होती हैं। उन्होंने जवाब दिया, इससे अभी भी कुछ साबित नहीं होता। ओह, ऐसा ही है, उसने पूर्ण निश्चय के साथ कहा। लेकिन इवांगेलिन ने मेरी मान्यताओं की पुष्टि की। आखिरकार डेमन को लगा कि वे किसी मुकाम पर पहुंच रहे हैं। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सचमुच अभी? लियोना ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। याद है वो दिन जब इवांगेलिन ने तुम्हें अपना पार्टनर बनने के लिए कहा था? उसके बाद मैं उसके पीछे चला गया। मैं उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मुलाकात सिल्विया से हो गई थी, लेकिन मैंने उसकी सारी बातें सुनी। डेमन का धैर्य जवाब दे रहा था। अब सीधे मुद्दे पर आ जाओ। लियोना ने उसकी आवाज़ सुनकर मुंह बनाया लेकिन दबाव जारी रखा। उफ, ठीक है। उसने कहा कि तुमने उसे लड़ाई में हरा दिया। उसने ये भी कहा कि तुम बहुत मजबूत हो लेकिन विनम्र भी हो और तुम्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है। नाटकीय प्रभाव के लिए वह रुकी, फिर बोली, सिल्विया ने बताया कि उसने तुम्हें जंगल में अकेले प्रशिक्षण लेते देखा था। इवांगेलिन ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने कौशल में निपुणता की परवाह है, अकादमी की रैंकिंग की नहीं। डेमन स्तब्ध रह गया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सिल्विया ने मुझे जंगल में ट्रेनिंग करते देखा था। क्या यही वो दिन था जब मैंने लागबोनेआ को मारकर 5x स्किल हासिल की थी? अगर ऐसा था तो मैं पकड़े जाने के बहुत करीब था। उसने लियोना की ओर देखा, जो अब युद्ध की इच्छा से चमक रही थी। मुझे हाल ही में बहुत ध्यान मिल रहा है। यह अच्छा नहीं है। मुझे सुर्खियों से दूर रहना होगा। लेकिन अगर टॉप के छात्र मुझे ताकतवर समझते हैं और मेरे पीछे पड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। लियोना आगे झुकी, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। तो तुम मुझसे लड़ोगे या नहीं? वह दुविधा में था। क्या मुझे खुद को पिटने और अपमानित होने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं रईसों द्वारा अपमानित होने से इनकार करता हूं। जब वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था तो उसके विचार तेजी से घूम रहे थे। लेकिन पहले मुझे इस लड़की से छुटकारा पाना होगा। वह मेरे रास्ते में आएगी। विचारों में खोए हुए डेमन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और लियोना ने उसकी चुप्पी को अपने आरोपों की पुष्टि के रूप में गलत समझा। तो हम कब लड़ेंगे? उसने उत्सुक स्वर में पूछा। कभी नहीं, डेमन ने आगे के टकराव से बचने के लिए अपना सिर खिड़की की ओर घुमाते हुए कहा। वह रात के आसमान को देख रहा था लेकिन उसका ध्यान तारों पर नहीं था। अपनी सुविधाजनक जगह से वह सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट पर नज़र रख सकता था जहां मार्कस और उसका समूह गया था। जब उसकी नज़र उन पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वे अकेले नहीं थे। जैसे ही उसने छात्र परिषद की अध्यक्ष लिलिथ एस्ट्रानोवा का स्पष्ट रूप देखा, उसका चेहरा हुड की छाया में पीला पड़ गया। मार्कस और उसके दोस्त पकड़े जा चुके थे। प्रथम वर्ष के छात्रों को अकादमी परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और सभी लोगों में से वे उसके द्वारा पकड़े जाते हैं। मामला और भी बदतर हो गया जब लिलिथ की तीखी नज़र शराबखाने की ओर मुड़ गई। डेमन का खून जम गया। वह अगली बार यहीं आ रही है। डेमन अचानक खड़ा हो गया, उसकी कुर्सी फर्श पर जोर से रगड़ खा रही थी। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? लियोना ने उसकी अचानक हरकत से भ्रमित होकर पूछा। वह हताश होकर जीभ चटकाने लगा। उसे छोड़कर जाने का मन तो कर रहा था, पर वह जोखिम नहीं उठा सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, खासकर लिलिथ जैसी चालाक और समझदार लड़की के सामने। बिना सोचे समझे डेमन ने लियोना का हाथ पकड़ लिया। चलो, हम जा रहे हैं। हम? रुको, क्यों? उसने उसकी तत्परता से चौंकते हुए पूछा। चुप रहो और मेरे पीछे आओ, उसने फुसफुसाते हुए उसे शराबखाने के पीछे की ओर खींच लिया। छात्र परिषद अध्यक्ष हमें ढूंढ रहे हैं। लियोना लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चली गई, बड़ी मुश्किल से उसके शब्दों को समझ पा रही थी। इस बीच लिलिथ मधुशाला के प्रवेश द्वार से अंदर आ चुकी थी, उसकी पैनी निगाहें कमरे को घूर रही थीं। डेमन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसे एहसास हुआ कि उनके भागने का रास्ता तेजी से बंद हो रहा है। अरे यार, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। एक परिवीक्षाधीन छात्र होने के नाते डेमन एक और उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह अकादमी परिसर के बाहर पकड़ा गया तो उसकी सज़ा कड़ी होगी। और अब लियोना के साथ उसके बिना किसी की नज़र पड़े भाग जाने की संभावना और भी कम हो गई थी। डेमन बेचैन था। लियोना की कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत थी और वह उसे खींच रहा था।
वह लिलिथ एस्ट्रानोवा के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह कितनी आसानी से जानकारी निकाल सकती है। उसे हैरानी हुई कि लियोना वेलेफियर ने कोई विरोध नहीं किया। वह राक्षसी लड़की बिना किसी शिकायत के अपनी सामान्य उग्र ऊर्जा को शांत रखते हुए बस उसके पीछे पीछे चली गई। शराबखाने का शोरगुल उनके चारों ओर गूंज रहा था, लेकिन डैमन ने माहौल में एक हल्का सा बदलाव महसूस किया। ऐसा बदलाव जिससे उसे लग रहा था कि कोई खास आदमी अंदर आया है। यहाँ के नीच लोग शायद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या हमें विद्यार्थी परिषद को बेच दिया जाए। पिछले दरवाजे पर पहुंचकर डैमन ने पूरे वजन से उसे धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। हाँ, बकवास, ये तो बंद है, वह बुदबुदाया। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। लियोना ने पलकें झपकाईं, उसकी उलझन में उसका चेहरा लगभग हास्यास्पद सा लग रहा था। अब हम क्या करें? क्या हम मुसीबत में हैं? डैमन ने उसे घूरकर देखा तथा उसे कुछ समझाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। क्या आपने छात्र पुस्तिका नहीं पढ़ी? अगर हम कर्फ्यू के बाद शहर में छात्र परिषद द्वारा पकड़े गए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लियोना ने आखिरकार चिंतित होते हुए अपने होंठ काटे। ये तो बुरा लग रहा है। डैमन ने हताश होकर अपने दांत भींच लिए। लिलिथ एस्ट्रानोवा को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उस दिन पहले हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत से ही उसे अंदाजा हो गया था कि वह तेज और समझदार है। पीछे छिपना कोई विकल्प नहीं था, वह उन्हें आसानी से ढूंढ लेती। कमरे में नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़र ऊपर की ओर जाने वाली एक छोटी लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ी। चलो चलें, उसने फुसफुसाते हुए कहा और लियोना के विरोध करने से पहले ही उसे अपने साथ खींच लिया। जब वे ऊपर पहुंचे तो डैमन को एहसास हुआ कि दूसरी मंजिल से नीचे भूतल दिखाई देता है। लिलिथ को शराबखाने में घुसते देखकर उसे एक अजीब सी घबराहट हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि मानो सहज ज्ञान से प्रेरित होकर उसकी तीखी नज़रें ऊपर की ओर उठीं और उन पर टिक गईं। डैमन के हुड ने उसका चेहरा और वर्दी छुपा रखी थी, लेकिन लियोना इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसकी अकादमी द्वारा जारी की गई वर्दी को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। मधुशाला में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हंसी और ठहाकों का दौर शुरू हो गया। वहां मौजूद दर्शकों, जिनमें साहसी और शराबी दोनों शामिल थे, को यह दृश्य बेहद मनोरंजक लगा। लड़के और लड़की पर 50 ज़ेनी, किसी ने चिल्लाकर कहा। हा, हैमर हैंड बुरा नहीं है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि 25 लोग पकड़े जाएंगे। दोनों पर 100, एक अन्य ने चिल्लाकर कहा। लिलिथ की बर्फीली मुस्कान ने पूरे कमरे को पल भर में खामोश कर दिया। उसकी उपस्थिति ही या तो सम्मान पैदा करती थी या फिर डर। डैमन ने दर्शकों की चिंता में समय बर्बाद नहीं किया। लियोना को घसीटते हुए ऊपरी मंजिल पर ले जाते हुए वह कमरों की एक कतार से गुजरा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। लिलिथ ने नीचे से जोर से आह भरी, मानो भागने की उनकी कोशिशें हल्की सी झुंझलाहट थीं। उसके लिए भागना व्यर्थ था। डैमन जानता था कि उसे घबराहट में नहीं पड़ना चाहिए। उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा था। इस बार वह शांत रहेगा और लिलिथ एस्ट्रानोवा को मात देगा। उसके मन में उसके बारे में सुनी हुई सारी बातें घूम गईं। जितना ज्यादा वह याद करता, उतना ही उसका खून खौलता जाता। लिलिथ एस्ट्रानोवा के पास शून्यता का गुण था, जो एक दुर्लभ और भयानक जादुई गुण था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह एक विलक्षण प्रतिभा थी जो पहले ही अपनी तीसरी कक्षा की उन्नति तक पहुंच चुकी थी। प्रोफेसरों जितनी ताकतवर, और वह मेरे पीछे आ रही है। पब फ्यूचर विज्ञापन। डैमन ने दांत पीस लिए। उसे एक योजना चाहिए थी और जल्दी से। लियोना मानो जम गई थी। उसका शरीर उस क्षण अकड़ गया जब लिलिथ एस्ट्रानोवा की ठंडी, गणनापूर्ण निगाहें उनकी ओर उठीं। डैमन ने अपने होंठ काट लिए और अपने श्राप को दबा लिया। अगर वो हमारे चेहरे भी देख ले तो भी वो हमें सजा नहीं दे सकती जब तक हम पकड़े न जाएं। इसका मतलब है कि अगर हम बच निकले तो सब खत्म। कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ भागने की नहीं थी, बल्कि उससे भागने की थी। तीसरी मंजिल पर अपनी सुविधाजनक जगह से डैमन ने लिलिथ को आराम से मधुशाला में टेलीपोर्ट होते देखा। उसकी हरकतें सोची समझी थीं, मानो कोई बिल्ली किसी कोने में फंसे शिकार से खेल रही हो, और डैमन को इस तरह नीची नज़रों से देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। लियोना अभी भी घबराहट से देख रही थी और करीब झुकी। अरे, हम क्या करें? हम उससे बच नहीं सकते। क्या हमें उससे लड़ना चाहिए? डैमन की चमक से आग जम सकती थी। क्या तुम पागल हो? वह फुसफुसाया। बस चुप रहो और मेरे पीछे चलो। उसका दिमाग जोर जोर से काम कर रहा था। हर पल उसे जिंदगी भर जैसा लग रहा था जब वह कोई हल ढूंढने के लिए दिमाग खपा रहा था। सोचो, मैं क्या करूं? बाहरी तौर पर उसकी अभिव्यक्ति शांत रही तथा अंदर का तूफान छिपा रहा, इसलिए लियोना को पता नहीं चला कि वह क्या योजना बना रहा था।
तभी उसकी नज़र पानी से भरी बाल्टी में रखे एक पोछे पर पड़ी। उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने लियोना का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा, पोछा निकाला और बाल्टी को लात मारकर पानी फर्श पर गिरा दिया। बिना कुछ कहे उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, वहां भी गंदगी फैला दी, फिर रुका और वापस दूसरे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। डैमन ने दरवाज़ा खोला और लियोना को एक कोठरी के अंदर धकेल दिया तथा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। यहीं रुको और कोई आवाज़ मत करो, उसने धीमी आवाज़ में आदेश दिया। लियोना ने उलझन में पलकें झपकाईं, लेकिन सिर हिला दिया। डैमन ने बिना समय गंवाए अपना लबादा उतार दिया और धीरे से एक गाली बुदबुदाई। अरे, इस लबादे की कीमत मुझे 2.5 देनी पड़ी। पैसे गंवाने के गम को नज़रअंदाज करते हुए उसने पोछे पर लबादा उड़ा दिया और उसे एक भद्दी, हुड वाली आकृति का आकार दे दिया। जैसे ही उसने खिड़की खोली और चारा किनारे पर रखा, खिड़की चरमरा उठी। वह रुका, अपनी परछाई से इशारा करते हुए, एक तरकीब जो उसने कमरे के बाहर पहरेदार की तरह छोड़ी थी। जैसे ही परछाई उसके पैरों पर वापस आई, डैमन समझ गया, लिलिथ आ गई है। अब हिचकिचाने का कोई समय नहीं था। अपनी कुशलता 5x से शक्ति को सक्रिय करते हुए उसने पूरी ताकत से उस पोछे वाले कपड़े वाली आकृति को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। जैसे ही उसने उसे फेंका, डैमन घूम गया और उस कोठरी में घुस गया जहां उसने लियोना को छिपाया था और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, तभी लिलिथ कमरे में टेलीपोर्ट हो गई। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अपनी दृष्टि के कोने से लिलिथ ने गली में गिरते हुए एक लबादाधारी व्यक्ति को देखा। खिड़की पूरी तरह खुली होने और भगोड़ों का कोई और निशान न होने के कारण उसने मान लिया कि वे भाग गए हैं। उसके होंठों पर एक फीकी, गणना भरी मुस्कान आ गई जैसे ही वह चारा पकड़ने के लिए टेलीपोर्ट हुई। जैसे ही वह गई, डैमन कोठरी से बाहर निकल गया और लियोना को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। 5x अभी भी सक्रिय और वे खिड़की से विपरीत दिशा में कूद पड़े। वे दौड़ते हुए जमीन पर गिरे और धुंधली रोशनी वाली सड़कों से तेजी से गुजरे। यह एक साहसिक जुआ था, एक छोटी सी गलती और लिलिथ उन्हें पकड़ लेती। लियोना भी उसके पीछे पीछे चली गई, उसकी छाती किसी भी चीज से ज्यादा डर से धड़क रही थी। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया। डैमन, जो उसका साधारण सा सहपाठी लगता था, लिलिथ एस्ट्रानोवा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया था। और उसकी वो पकड़, इसमें कोई शक नहीं था। जब उसने उसे पकड़ा था तो उसने उसकी ताकत बढ़ती हुई महसूस की थी। मुझे पता था, उसने विस्मय से सोचा। वह अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। डैमन, उसके विचारों से बेखबर, मुंह बनाकर खड़ा हो गया। चांदनी में अपनी वर्दी देखकर उसे उस बलिदान की याद आ गई जो उसने अभी अभी दिया था। मैंने तो बस पैसे गंवा दिए, वह कड़वाहट से बुदबुदाया। लियोना ने उसे नहीं सुना। एक मोड़ पर मुड़ते ही डैमन की निराशा और बढ़ गई, क्योंकि उसने आगे सड़कों पर गश्त कर रहे विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को देखा। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा, उसने बुदबुदाते हुए लियोना को एक गली की छाया में खींच लिया। डैमन ने गहरी सांस ली, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह अपने विचारों को स्थिर कर रहा था। लियोना अभी भी उसके बगल में थी, उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली और परेशान करने वाली दोनों थी। 5000 ज़ेनी, उसने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा। लियोना ने असमंजस में आंखें झपकाईं। क्या? उस लबादे की कीमत मुझे 5000 ज़ेनी पड़ी, डैमन ने उसे घूरते हुए स्पष्ट किया। चुकाओ। जब वह अजीब तरह से इधर उधर देखने लगी तो उसके सुनहरे कान फड़कने लगे। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डैमन की तीखी निगाहें तेज हो गईं, उसकी ठंडी अभिव्यक्ति ने उसके बहाने को ब्लेड की तरह काट दिया। लेकिन चिंता मत करो, उसने जल्दी से कहा, उसकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। जब हम अकादमी पहुंचेंगे तो मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, गणना करते हुए। ठीक है, लेकिन जितने दिन आप भुगतान नहीं करेंगे उतने दिन के लिए 70% ब्याज देना होगा। लियोना ने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो अपमानजनक शर्तें पूरी तरह से उचित थीं। ठीक है, बात यही है। एक योद्धा को हमेशा अपना कर्ज चुकाना ही पड़ता है। डैमन ने मुस्कुराहट दबा ली, उसके होंठ हल्के से फड़क रहे थे और वह दूसरी ओर देखने लगा। ये तो बड़ी आसानी से मिल गया पैसा। रईस लोग कितने भोले होते हैं। लेकिन उसका मनोरंजन अधिक देर तक नहीं रहा क्योंकि उसकी नज़र सड़क की ओर चली गई। यह मानकर चल रहा है कि वह पैसे भी देगी। खैर, मुझे उसे जल्दी से छोड़ना होगा और उम्मीद करनी होगी कि लिलिथ एस्ट्रानोवा हमें पकड़ न ले। उसने लियोना की तरफ देखा तो पाया कि वह अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे घूर रही थी। उसकी प्रशंसा लगभग झलक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियों का सुनहरा रंग चांदनी में चमक रहा था, जिससे उसका विस्मय और भी स्पष्ट हो रहा था।
तुम सचमुच अद्भुत हो, उसने कहा, उसकी आवाज़ वास्तविक आश्चर्य से भरी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक प्रथम वर्ष का छात्र छात्र परिषद अध्यक्ष से बच निकला। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी को तृतीय श्रेणी में तरक्की दिला पाना संभव है। मतलब, आप तो कमाल के हैं। डेमन स्तब्ध रह गया। उसकी इतनी तारीफ पहले कभी नहीं हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर उसने उसे छल कपट के लिए बेइज्जत किया होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। मैं वह नहीं हूँ, उसने अजीब तरीके से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। मेरा मतलब है, ये वास्तव में कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। ये तो बस भागना था। लियोना ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं था। यह एक युद्ध रणनीति थी, एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को मात देने की एक अद्भुत रणनीति। ये युद्ध की वही कला होगी जिसके बारे में मेरे पिताजी हमेशा बात करते थे। तुम्हें इसमें बहुत महारत हासिल है। युद्ध कला, डेमन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने इसे किसी पशुजाति परंपरा का नतीजा समझा। बस, बहुत हो गया, उसने उसकी बात काटते हुए तेजी से कहा। मुझे सोचना है। पब फ्यूचर एड्स। लियोना आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गई, उसकी सुनहरी आंखें अभी भी एक उम्मीद भरी नज़र से उस पर टिकी हुई थीं। डेमन को असल में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वह तो बस अपने सिस्टम के आंकड़े देखना चाहता था। अपना इंटरफेस खोलकर उसने जल्दी से नंबर स्कैन किए। छाया भूख बढ़ रही है, लेकिन मैं कल तक टिक सकता हूँ। उम्मीद है। उसका 5x कौशल अभी भी कूलडाउन पर था, जिससे वह बहुत परेशान था। एक बार जब ये ताज़ा हो जाता तो वह बफ को अपने स्पीड स्टेट में स्थानांतरित कर सकता था और लियोना को शहर के बीच में ही छोड़ सकता था। ये सबसे सम्मानजनक योजना नहीं थी, लेकिन सम्मान कोई ऐसी विलासिता नहीं थी जो वह अभी वहन कर सकता था। आज का मिशन नाकाम रहा। मैंने कुछ भी उत्पादक नहीं किया। अगर कुछ किया भी तो बस छाया ऊर्जा बर्बाद की। मूल योजना सरल थी, मार्कस के समूह से किसी को ढूंढो, उसका शिकार करो और उसे अपने साय को खिला दो। या कम से कम काले बाजार से एक अच्छा हथियार हासिल कर लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब छात्र परिषद पूरी तरह सतर्क है। मुझे नहीं पता कि लिलिथ एस्ट्रानोवा कितनी दूर है, लेकिन वह 2 प्रथम वर्ष के छात्रों को खोने से ज़रूर नाराज़ होगी, जो अभी तक अपनी पहली कक्षा में भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस विचार से उसका खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हताश होकर पास की दीवार पर मुक्का मारने की इच्छा को दबा लिया। आगे बढ़ता हर कदम उसे 2 कदम पीछे हटने जैसा लग रहा था। लियोना ने अपना सिर झुकाया, उसकी तनावपूर्ण मुद्रा को देखते हुए। डेमन, उसने झिझकते हुए धीमी आवाज में पूछा। उसने उसकी उपेक्षा की, उसका मन अभी भी दौड़ रहा था। मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे बस समझदारी से काम लेना है। अब और कोई गड़बड़ नहीं होगी। डेमन को अभी भी काल का संपर्क याद था, लेकिन उसे उस बदमाश की उपयोगिता पर शक था। उस पर भरोसा करना तो दूर की बात थी। मैं स्वयं एक पूर्व चोर हूं, इसलिए मुझे पता है कि चोरों में कोई सम्मान नहीं होता। उसने उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। मैं उसे किसी और दिन फोन करूंगा। डेमन अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि छात्र परिषद शहर के हर प्रथम वर्ष के छात्र पर शिकंजा कस रही है। उनमें से ज्यादातर पहले ही पकड़े जा चुके थे। शहर से भागना मुश्किल होगा, लेकिन डेमन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास एक योजना थी, हालांकि वह कोई खास नेक योजना नहीं थी। उसके भागने के लिए लियोना की बलि दी जाएगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके मन में कोई द्वेष न रहे। डेमन ऐसा दिखाता था कि पकड़े जाने में पूरी तरह उसकी गलती थी, यदि वह पकड़ी भी जाती थी। उसका स्किल कूलडाउन टाइमर आखिरकार रीसेट हो गया था। अपने बगल में बैठी बीस्टिकिन लड़की की ओर मुड़कर उसने शांत लेकिन आज्ञाकारी लहजे में उससे बात की। ठीक है, सुनो, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए हमें भागने का कोई ठोस प्लान चाहिए। मैं तुम्हें लाड़ प्यार नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें चाहे जो भी हो, साथ चलना ही होगा। बाहर निकलना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसकी गहरी आंखों ने उसे क्षण भर के लिए देखा, लेकिन कोई भावना प्रकट नहीं की। अगर हम अलग हो गए तो शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं। विद्यार्थी परिषद के पास उन्हें जांचने का अधिकार नहीं है। बस व्यापारी से अच्छी तरह पूछ लो। मन ही मन डेमन मुस्कुराया। मान लीजिए कि उन कंजूस व्यापारियों ने तुम्हें सचमुच चढ़ने दिया। भीड़ में पहुंचते ही मैं उसे चकमा दे दूंगा। 5x की स्पीड बढ़ा दी है तो उसे पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले ही मैं वहां से निकल चुका हूंगा। अगर वह पकड़ी गई तो इस बात का कोई सबूत नहीं रहेगा कि मैं कभी शहर में था। उसने उसे एक दयालु मुस्कान दी, हालांकि उसके विचार कुछ और ही थे। इसे सबक समझो, बेवकूफ शरीफ लड़की।
किसी पर भरोसा मत करो। वह खड़ा होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, 3 की गिनती पर हम भीड़ में दौड़ेंगे। उनके साथ बने रहने की कोशिश करो। लियोना की सुनहरी आंखें तेज हो गईं, उसका ध्यान और भी गहरा हो गया। समझ गया। डेमन ने 5x को सक्रिय करते हुए मंद मंद मुस्कुराया। 3। बिना किसी चेतावनी के वह भीड़ में घुस गया, उसका रूप धुएं की तरह गायब हो गया। लियोना, जो अचानक से चौंक गई, लेकिन फुर्ती से उसके पीछे दौड़ी। हालांकि उनकी अकादमी की वर्दी उन्हें अलग दिखा रही थी, डेमन किसी साए की तरह आगे बढ़ रहा था। एक पूर्व जेब कतरे के रूप में वह लोगों के समूह में सहजता से आगे बढ़ता रहा, तंग जगहों से फिसलता हुआ, गाड़ियों के नीचे से निकलता हुआ और संकरी दरारों से रेंगता हुआ। उसकी हर हरकत सोची समझी थी, हर कदम सटीक था। दूसरी ओर लियोना को संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह तेज थी, लेकिन उसमें डेमन जैसी चतुराई और भीड़ को समझने की क्षमता नहीं थी। उसके रास्ते में आने वाला हर व्यक्ति एक बाधा बन गया और उसे पार करने की उसकी कोशिशें और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थीं। गुस्से से भरी चीखें और घूरती निगाहें उसके पीछे पीछे चल रही थीं, क्योंकि वह अनजाने में लोगों को ठोकर मार रही थी, जिससे सड़कें और भी भीड़भाड़ वाली हो गईं। यह एहसास होते ही कि वह हंगामा मचा रही है, लियोना ने अपनी रणनीति बदली। छलांग लगाकर वह पास की एक छत पर चढ़ गई, ये सोचकर कि वह ऊपर से डेमन का पीछा कर सकती है। लेकिन जब तक वह छत पर पहुंची, डेमन बहुत पहले ही जा चुका था। अपने सुविधाजनक स्थान से वह नीचे अस्त व्यस्त सड़कों को देख सकती थी, जो व्यापारियों, शहरवासियों और विद्यार्थी परिषद के बिखरे हुए सदस्यों से भरी हुई थीं, जो उसके जैसे भटके हुए प्रथम वर्ष के छात्रों की तलाश कर रहे थे। विशाल, हलचल भरे शहर को देखकर वह प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह सचमुच अद्भुत है, उसने सोचा। उसका विस्मय और भी बढ़ गया। डेमन की क्षमताओं के बारे में उसकी गलतफहमी और गहरी हो गई, जिससे उसके मन में डेमन की रणनीतिक प्रतिभा के रूप में छवि मजबूत हो गई, जो उसकी समझ से कहीं अधिक थी। लिलिथ एस्ट्रानोवा चुपचाप खड़ी थी, अपने हाथों में लबादा थामे। गलियों की हल्की सी खुशबू कपड़े से चिपकी हुई थी और वह इस चाल की सादगी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। सोचिए, एक साधारण प्रथम वर्ष की छात्रा ने उसे इतनी साधारण चाल, एक लालच और धोखा देने वाली चाल से बेवकूफ़ बना दिया था। वह उसके झांसे में आ गई थी, क्षण भर के लिए अपने आत्मविश्वास से अंधी हो गई थी। उसकी तीखी नज़रों ने एक बार फिर लबादे पर नज़र डाली। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी बनावट साफ दिखाई दे रही थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, उसे याद था कि उसके साथ कौन था। लियोना वेलेफियर, उसने खुद से कहा। उस राक्षसी लड़की को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। एक होनहार प्रथम वर्ष की छात्रा होने के नाते लियोना स्वाभाविक रूप से ऐसी लड़की थी जिस पर अकादमी की कड़ी नज़र रहती थी, इसलिए लिलिथ का उसे पहचानना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन उसे लड़के की दिलचस्पी थी, उसकी निर्भीकता और चालाकी। लिलिथ के विचार उस संक्षिप्त घटनाक्रम पर ही अटके रहे। जैसे ही उसे जाल का एहसास हुआ, वह वापस मधुशाला की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां उनके चारे का स्रोत था। लेकिन तब तक वे बहुत दूर जा चुके थे। वह धीरे से हंसी, उसकी आवाज़ शांत कमरे में धीरे से गूंज उठी। इतना चालाक, ये वही होगा। ये नाम उसके होठों पर एक रहस्योद्घाटन की तरह आया। डेमन ग्रे। आज सुबह उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन अब उसके मन में कोई शक नहीं था। वह चालाक था, खतरनाक रूप से। उससे बचने के लिए ऐसी चाल चलना साहसिक और चतुराईपूर्ण दोनों था। लिलिथ खिड़की की ओर बढ़ी, उसकी पैनी निगाहें रात को चीरती हुई। नीचे की चहल पहल भरी सड़कें शिकार के रोमांच के आगे तुच्छ लग रही थीं। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी, उसकी पन्ने जैसी आंखें कौतूहल से चमक रही थीं। अब तुम और भी दिलचस्प हो गए हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में मनोरंजन और प्रत्याशा का मिश्रण था। वह खिड़की के सहारे झुक गई, उसके दिमाग में अगले कदम के बारे में विचार चल रहे थे। तुम ये राउंड जीत गए, डेमन ग्रे, लेकिन देखते हैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और जब मैं ढूंढ लूंगा तो हम देखेंगे कि तुम वाकई कितने चतुर हो। डेमन ने गहरी सांस छोड़ी। अब उसे राहत की सांस मिल रही थी, क्योंकि अब वह लियोना से छुटकारा पा चुका था। उसे छोड़ने का कोई अपराधबोध नहीं था। दरअसल वह उसे एक बोझ समझता था। पूरी भागने की योजना उसकी योजना के अनुसार ही हुई थी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह भीड़ में उस तरह से नहीं निकल सकती जिस तरह वह निकल सकता था। उसने उन्हें छुपकर आसानी से निकल जाने के लिए इस्तेमाल किया था। आशा करते हैं कि वह विद्यार्थी परिषद के हत्थे चढ़े बिना यहाँ से निकल जाएगी, उसने सोचा। हालांकि यह वास्तविक चिंता से अधिक सुविधा के लिए था।
वह शहर के फाटक की ओर बढ़ा और जैसी कि उम्मीद थी, विद्यार्थी परिषद के सदस्य वहां तैनात थे और अकादमी में वापस भागने की कोशिश कर रहे किसी भी प्रथम वर्ष के छात्र को रोक रहे थे। डैमन ने एक धीमी आह भरी और अपनी खुली वर्दी पर नजर डाली। बिना लबादे के वह अलग दिख रहा था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह परछाई में दुबका हुआ गेट को गौर से देख रहा था। एक गाड़ी आ पहुंची जिसके पहिए सामान के बोझ तले चरमरा रहे थे। डैमन मुस्कुराया। उत्तम। गाड़ी के नीचे सरकते हुए उसने अभ्यास के साथ अंडरकैरेज को पकड़ लिया और फ्रेम से चिपके हुए धीरे धीरे चेकपॉइंट से गुजरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह स्थिर रहा, उसकी हर मांसपेशी तनी हुई थी। जैसे ही गाड़ी गेट पार करके कुछ दूरी पर पहुंची, उसने गाड़ी छोड़ दी, जमीन पर लुढ़क गया और टक्कर को सहने के लिए लुढ़क गया। डैमन ने अपने ऊपर से धूल झाड़ी और मंद मंद मुस्कुराया। तस्करी गिरोह में बिताए दिन अब भी काम आते हैं। अच्छी बात है कि अथोर के अभयारण्य से गाड़ियां हमेशा राजधानी की ओर जाती हैं। वह बुदबुदाया, बाहर आकर राहत महसूस कर रहा था। अगर वह गाड़ी के पीछे पीछे चलता तो वह उसे राजधानी वेलेरियन पहुंचा देती। उसके मन में एक प्रलोभन आया, अगर वह वहां जाता तो अपनी छोटी बहन लूना से मिल सकता था। लेकिन उसने सिर हिलाकर उस विचार को टाल दिया। मैं ध्यान भटकाने का खर्च नहीं उठा सकता। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। इस विचार को एक तरफ धकेलते हुए डैमन मुड़ा और अकादमी की ओर वापस चलने लगा। उसके पेट में जोर से गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसे एक और तात्कालिक समस्या का एहसास हुआ। अपनी परछाई की ओर देखते हुए उसने भौहें सिकोड़ लीं। पब फ्यूचर एड्स। माफ करना, वह बुदबुदाया। मुझे तुम्हारे लिए कोई नहीं मिला। मार्कस और उसका समूह लिलिथ एस्ट्रानोवा द्वारा पकड़ा गया। परछाई लहरा रही थी, उसका आकार कंपन कर रहा था और उपेक्षा भरे इशारे कर रहा था, मानो उसे बता रहा हो कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक उत्साहवर्धक इशारा था जिससे डैमन की हल्की सी हंसी निकल गई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं कुछ न कुछ सोचूंगा। मेरे पास एक दिन है, इससे पहले कि तुम भूखे हो जाओ। दोनों चुपचाप चल रहे थे। डैमन के साथ सिर्फ उसकी बेचैन परछाई थी। पहले की तरह उसी छिपे हुए रास्ते से अकादमी की दीवारें पार करते हुए उसने एक थकी हुई आह भरी। तभी उसने पेड़ों के पास हलचल देखी। परछाइयों के पार एक आकृति लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। डैमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी पैनी नज़र अंधेरे को चीरती हुई। शराब की गंध ने उसे अपनी शंका की पुष्टि कर दी। यह एक नशे में धुत दूसरे साल का छात्र था। लड़का पूरी तरह से बेहोश था, उसकी सांसें भारी और अनियमित थीं। क्या वरदान है, डैमन ने धीरे से कहा। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो मेरी परछाई को भोजन दे सके, और मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से हो गई। संभावित शिकार को देखकर साया बेतरतीब ढंग से कांप उठा और उसकी आकृति प्रत्याशा में लड़खड़ा गई। डैमन की गहरी आंखें चमक उठीं जब वह लड़के के पास पहुंचा और अपनी वर्दी से खंजर निकाला। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं, और उसका ब्लेड मंद चांदनी में मंद चमक रहा था। वह लड़के के ऊपर खड़ा हो गया और खंजर उठाया, लेकिन जैसे ही वह वार करने को तैयार हुआ, वह ठिठक गया। उसका हाथ कांपने लगा और माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह किसी का बेटा है, किसी का भाई है। क्या मैं सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति को मार डालूंगा जिसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया? यह विचार उसे जोर से झकझोर गया। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। उसकी परछाई बेतरतीब ढंग से धड़क रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी, लेकिन डैमन ने उसका हाथ रोक लिया। नशे में धुत लड़के का चेहरा शांत था और डैमन का इरादा डगमगा रहा था। उसका पेट फिर से गुर्रा उठा, भूख उसे कुतर रही थी। परछाई अधीरता से तड़प रही थी, लेकिन डैमन के मन में संदेह और द्वंद्व का तूफान उमड़ रहा था। क्यों? उसने सोचा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, तो फिर क्यों? इससे पहले कि वह अपने भीतर के उथल पुथल को सुलझा पाता, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। आथ, आथ, तुम कहाँ हो? डैमन पीछे की ओर छिप गया और नीचे झुक गया। दूसरे वर्ष के छात्रों का एक समूह अपने दोस्त को ढूंढता हुआ बाहर आया। अरे, वहाँ मिल गया, उनमें से एक ने पुकारा। अरे, ऐसा लगता है कि मिस्टर लाइटवेट फिर से नशे में धुत हो गए हैं, एक अन्य ने मजाक किया। चलो, हम इसे पैक कर देते हैं, हम इसे कल छेड़ सकते हैं, पहले छात्र ने हाथ को खड़ा करते हुए कहा। डैमन चुपचाप देखता रहा जब वे अपने दोस्त को ले जा रहे थे। उसकी उपस्थिति अंधेरे में छिपी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके अंदर हताशा उबल रही थी। दूसरे वर्ष के, वैसे भी मैं उनके खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकता। जब वे चले गए तो डैमन ने पास के एक पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। धिक्कार है, मैं क्यों हिचकिचा रहा था? वह धीमी और गुस्से भरी आवाज में गुर्राया।
उसने खुद को गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया, अपनी नसों को स्थिर किया। आज की रात नाकामी भरी रही, न कोई शिकार, न कोई प्रगति। उसका पेट फिर से गुर्रा उठा, भूख उसे एक निर्दयी शिकारी की तरह काट रही थी। दांत पीसते हुए डेमन अकादमी में वापस चला गया। अपने छात्रावास में घुसना आसान था, लेकिन जैसे ही वह अपने बिस्तर पर गिरा, उसकी नाकामी का बोझ उस पर भारी पड़ गया। उसकी भूख बनी रही, उसे लगातार कुतरती रही, और उसका मन पछतावे से भरा रहा। डेमन अपने ही पेट की गहरी गड़गड़ाहट से जाग गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास की दुनिया उसकी परछाई से साफ नजर आ रही थी। उसे इसकी पुष्टि के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी भूख गंभीर स्तर पर पहुंच गई थी, लगभग 85%। संवेदी इनपुट जबरदस्त था। उसने सब कुछ देखा, छात्रावास के हॉल में घूमती आत्माओं की चमकती आकृतियां, अपनी कक्षाओं के लिए जाते छात्र और चुपचाप अपने काम निपटाती नौकरानियां। हर हरकत लहरदार परछाइयां बना रही थी जिन पर उसकी इंद्रियां टिकी हुई थीं, और उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ रही थी। ये दर्दनाक था, मानो किसी फायर हाउस से पानी पीने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पिछली बार से बेहतर था। पहले तो वह बस अपना सिर पकड़कर चीख सकता था और उसका दिमाग रहम की भीख मांग रहा था। अब वह खुद को ढालता हुआ पा रहा था, मानो उसका शरीर खुद को इस पागलपन के अनुकूल ढालने के लिए मजबूर कर रहा हो। वह शांति उसी क्षण टूट गई जब उसने अपनी आंखें खोलीं। एक दूसरे पर अतिव्यापी छवियों का एक बहुरूपदर्शक उसकी दृष्टि पर छा गया। छाया और आत्माएं प्रकाश और अंधेरे की अराजक धारा में विलीन हो गईं। आह! डेमन कराहते हुए बिस्तर पर लुढ़कते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन धीरे धीरे, दर्द से, उसने अपने मन को शांत किया। जैसे आंखें सूरज की तेज रोशनी के साथ तालमेल बिठा रही हों, वैसे ही उसे इस अराजकता का अर्थ समझ आने लगा। हालांकि उसका शरीर कुछ और ही कहानी कह रहा था। उसकी फैली हुई पुतलियों के चारों ओर काले घेरे थे, और उसकी पीली, पसीने से सनी त्वचा उसे इंसान से ज्यादा लाश जैसा बना रही थी। उसकी परछाई दरवाजे के पास जोर जोर से हिल रही थी, बेतरतीब ढंग से हिल रही थी, मानो कोई जानवर झपटने को तैयार हो। डेमन ने खुद को सीधा खड़ा किया, लेकिन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हाँफते हुए उसने अपना सिर बिस्तर के किनारे पर टिका लिया। इस पीड़ा के बावजूद शोर के बीच एक अजीब सी स्पष्टता छाई हुई थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस इस बार डेमन को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस अराजकता के साथ तालमेल बिठा रहा हो। फिर भी परछाइयों के बीच से दुनिया को देखने का मानसिक तनाव उसे कचोट रहा था। अगर मैं ऐसी जगह पर कदम रखूंगा जहां बहुत अधिक छायाएं हैं, तो यह और भी बदतर हो जाएगा। उसे एहसास हुआ कि जंगल ही उसकी मुक्ति और अभिशाप दोनों था। यही एकमात्र जगह थी जहां वह भेदती निगाहों से बच सकता था जब उसकी भूख उसे राक्षस बना देती थी। लेकिन यह एक ऐसी जगह भी थी जो परछाइयों से भरी थी और इंद्रियों के अतिभार का अंतहीन भंडार थी। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और अपनी नज़र सामने मंडरा रहे सिस्टम नोटिफिकेशन पर घुमा दी। छाया भूख 84%। छाया भूख ही है। आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि उसे खून का स्वाद आ गया। मैं क्या करूं? धिक्कार है, मैं क्या कर सकता हूं? कल मेरा मौका छूट गया। बढ़ती घबराहट से जूझते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। भूख उसके अंदर किसी जानवर की तरह नोच रही थी जो खाना मांग रहा हो। फिर भी इस पागलपन के बावजूद डेमन ने खुद को बैठा रहने के लिए मजबूर किया, बिस्तर के किनारे को ऐसे पकड़े हुए मानो वही उसे वास्तविकता से जोड़े हुए हो। डेमन बिस्तर से उठा, उसका शरीर सुस्त था और उसका पेट मरोड़ रहा था। वह बाथरूम में गया। शॉवर का ठंडा पानी उस पर पड़ रहा था, जिससे उसकी जलती हुई भूख कुछ पल के लिए कम हो गई जो उसे निगलने वाली थी। उनकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी, काले और सफ़ेद रंग के धुंधले रंगों के कारण ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा था। नहाने के बाद वह अपने कमरे में वापस आया और अपनी परछाई को वापस बुला लिया। वह दरवाजे से अलग होकर किसी जीवित प्राणी की तरह फर्श पर रेंगती हुई उसकी परछाई में समा गई। तुरंत ही उसकी इंद्रियों का भारी बोझ कम हो गया और उसका मन कुछ क्षण पहले की तुलना में अधिक शांत हो गया। वह आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगा। रुको, क्या तुम ही तो इसका कारण थे? साय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका रूप अनिश्चित था, टिमटिमा रहा था, मानो वह जंगली हो गया हो। डेमन ने उसे पहले भी अपनी भूख के चरम पर ऐसे ही देखा था। ऐसे समय में वह अपनी सामान्य बुद्धिमत्ता या अजीब सौहार्द के साथ व्यवहार नहीं करता था। ये शुद्ध सहज प्रवृत्ति थी जो केवल उसके क्षुद्र स्वभाव से प्रेरित थी। उसने गहरी सांस छोड़ी। मेरी समझ को इस तरह मत बढ़ाओ, ठीक है? कृपया। पब फ्यूचर विज्ञापन। कृपया शब्द अनायास ही निकल गया, एक हताश आशा की शायद वह उसकी बात मान ले। लेकिन वह बेहतर जानता था।
साया बस समय का इंतजार कर रहा था, अपनी ऊर्जा बचा रहा था जब तक कि उसकी भूख 90% तक नहीं पहुंच जाती। उस सीमा पर वह अनुमति का इंतजार नहीं करता, वह कब्जा कर लेता और सबसे नज़दीकी शिकार पर झपट पड़ता। सिस्टम पर एक त्वरित नज़र डालने से उनकी आशंकाएं पुष्ट हो गईं। छाया भूख 84%। इससे उनके पास केवल 6% बचा, ज़्यादा समय नहीं। डैमन अपने छात्रावास से बाहर निकला और गलियारों से गुजरते हुए सिर झुकाए रहा। एकरंगी दृष्टि के बावजूद लोगों की आत्माओं की चमक उसके मन में चमक रही थी। हराती जाती आत्मा उसकी इंद्रियों को लुभा रही थी, लेकिन उसने खुद को आने वाले दिन पर केंद्रित रखा। उनका कार्यक्रम शुक्र है कि हल्का था, आज सिर्फ सैद्धांतिक कक्षाएं। कोई जोरदार गतिविधि नहीं, कोई व्यावहारिक काम नहीं। डैमन ने सोचा कि उसकी छाया की शिकारी प्रकृति से उसे जो महत्वपूर्ण आंकड़ा वृद्धि प्राप्त हुई थी, वह एकमात्र कारण था जिसके कारण वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। यह विकासवाद की एक क्रूर चाल थी। वह जितना ज्यादा ताकतवर होता, शिकार में उतना ही बेहतर होता। लेकिन लड़ने में ऊर्जा खर्च होती थी, और ऊर्जा ऐसी चीज थी जिसे वह बर्बाद नहीं कर सकता था। उसके पास एक योजना थी, पूरी कक्षा में सोकर खुद को तरोताजा रखना। यह आसान था, लेकिन भूख ने सब कुछ जटिल कर दिया था। बेहोशी, आक्रामकता का उभार, लगातार मानसिक तनाव, इन सब ने उसे और भी अस्थिर बना दिया था। वह कक्षा में सबसे पीछे वाली सीट पर धंसकर बैठ गया और अपना सिर मेज पर टिका लिया। उसका पेट लगातार गड़गड़ा रहा था, जिससे उसे आराम करना मुश्किल हो रहा था। प्रोफेसर ने व्याख्यान शुरू किया और उन विषयों पर बड़बड़ाते रहे जिन पर डैमन की समझ मुश्किल से गई। वह अपना सिर नीचे झुकाए जमीन पर अपनी टिमटिमाती परछाई को घूर रहे थे। कुछ मत करो, कुछ मत करो, वह धीरे से बुदबुदाया और शब्दों को मंत्र की तरह दोहराता रहा। जब तक ये ठीक रहेगा, उसे असहनीय संवेदी इनपुट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तभी साया हिल गया, उसका सिर जैसा आकार एक खास दिशा में मुड़ गया। समय बीतता गया और नींद न आने पर डैमन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसे तुरंत पछतावा हुआ। कमरा आत्माओं की चमक से भर गया था, लेकिन दो रोशनियां बाकी सभी से अलग दिख रही थीं। पहली एक सुनहरी ज्वाला थी, दोपहर के सूरज की तरह चकाचौंध और दीप्तिमान, इवांगेलिन ब्राइटवाटर। उसकी आत्मा इतनी तीव्रता से जल रही थी कि डैमन लगभग सिहर उठा। दूसरा उसके लिए नया था, एक सौम्य, चांदी सी सफ़ेद रोशनी, चांदनी की तरह कोमल और शांत। कल्पित कन्या सिल्विया मूनवेल इवांगेलिन के बगल में बैठी थी। उसका पेट जोर से गुर्राया। डैमन अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रहा था। उसके अंदर शिकारी प्रवृत्ति उमड़ पड़ी, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसकी नज़र कमरे में मौजूद दो सबसे चमकदार आत्माओं पर टिक गई। कक्षा के सामने से प्रोफेसर की आवाज़ धुंध को चीरती हुई सुनाई दी। डैमन, क्या कोई कारण है कि तुम इवांगेलिन और सिल्विया को इतनी तीव्रता से घूर रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर जोड़ी की नज़रें डैमन की ओर मुड़ गईं, दोनों लड़कियों की भी। लेकिन डैमन अपनी कल्पना में खोया हुआ था। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, उसकी आवाज़ भूख से टपक रही थी। क्योंकि मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। प्रोफेसर स्तब्ध होकर पलकें झपकाने लगे, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बाकी क्लास के बच्चे भी हंसने लगे, ये सोचकर कि यह कोई गलत समय पर किया गया मजाक था। डैमन मजाक नहीं कर रहा था। शोर से उसकी तंद्रा टूट गई और उसने इवांगेलिन और सिल्विया की घूरती निगाहों से बचते हुए तुरंत अपना सिर वापस डेस्क पर टिका लिया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिसका मुझे पछतावा होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के डैमन खड़ा हुआ और कक्षा के पीछे वाले दरवाजे की ओर चलने लगा। प्रोफेसर ने भौहें चढ़ाते हुए उसे पुकारा, डैमन, तुम कहाँ जा रहे हो? वह न रुका, न पलटा। उसकी आवाज़ सपाट थी, जिसमें अंतिमता का भार था। कहीं भी जो यहाँ नहीं है।